हेलो साथियों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए नए हैं, उनको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड फर्स्ट पेपर 2026 का पेपर था, तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवाया जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। इसी टाइम पर जो है क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना। नीचे डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल जाऊंगा, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का अपडेट, जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले जिसने अपने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, शेयर नहीं कर सकेगा, और जिसने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहे हैं, भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? सूती कपड़ा, ऊनी कपड़ा, लौह और इस्पात, या कागज? सही। भारत में बृहद क्षेत्र का सबसे पुराना उद्योग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूती कपड़ा उद्योग, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए और नौ प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस पर जो है राजा के निवास के लिए जो है विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी? बताइए। निम्नलिखित बंदरगाहों में से किस पर जो है राजा के निवास के लिए विदेशों से जो है सुंदर सुकुमारियां लाई जाती थी? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भड़ौच बंदरगाह पर, ठीक है। तो भड़ौच बंदरगाह पर राजा के निवास के लिए विदेशों से सुंदर सुकुमारियां लाई जाती। चलिए 53 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा। भारत में भारत एक आपका दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, क्योंकि बताइए भारत एक दोहरी अर्थव्यवस्था क्यों मानी जाती है? तो यहाँ उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों का अस्तित्व है, इसके वजह से, ठीक है। यहाँ जो है उत्पादन की पिछड़ी तकनीक एवं उच्च तकनीक दोनों अस्तित्व है, इसके वजह से भारत एक आपकी दोहरी अर्थव्यवस्था मानी जाती है, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए 54 नंबर प्रश्न ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका भुगतान जो है सरकार द्वारा नहीं किया जाता है? बताइए किसका भुगतान जो है सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है? इंदिरा विकास पत्र का, किसान विकास पत्र का, या सार्वजनिक उपक्रम के शेयर का? तो सार्वजनिक उपक्रम के शेयर का जो है भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। और ट्रेजरी बिल, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, ये सभी का जो भुगतान है सरकार के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों के शेयर का जो भुगतान है सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है। 55 नंबर है, निम्नलिखित मार्गों में से किसे जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है? सिल्क मार्ग की संज्ञा से किसे जो है संज्ञापित किया गया है, किस मार्ग को? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथ यहाँ पे चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाला मध्य एशियाई मार्ग, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया है, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चीन को रोमन साम्राज्य से जोड़ने वाले मध्य एशियाई मार्ग को जो है सिल्क मार्ग की संज्ञा से संज्ञापित किया गया है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 56 नंबर, मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? बढ़ी हुई होती है, अधिकतम होती है, घटती हुई होती है, या नकारात्मक होती है? क्या होती है बताइए। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता क्या होती है? तो मोड़ पर सीमांत उपयोगिता की अगर बात करेंगे, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। मोड़ पर सीमांत उपयोगिता आपकी अधिकतम होती है। चलिए 58 प्रश्न में ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है, तो दोनों मांगों दोनों मांग जो है वक्र की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? एक ही होगी, भिन्न होगी, या तो एक होगी या तो भिन्न होगी, ठीक है। या यह स्पर्श बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है, क्या होगी बताइए। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है, ठीक है, तो दोनों मांगे वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर क्या होगी? तो भिन्न होगी, ठीक है। याद रखिएगा। तो ऑप्शन जो आपका बी दिया गया राइट आंसर है। यदि एक सीधी मांग रेखा एक वक्र रेखीय मांग वक्र को स्पर्श करती है, तो दोनों मांग वक्रों की लोच स्पर्श बिंदु पर भिन्न होगी, ठीक है। 58 गुप्तकालीन गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती थी, इन्हें क्या कहा जाता है बताइए। गिल्ड, अक्षय निधि, खनिज, या सार? तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अक्षय निधि, ठीक है।
गुप्तकालीन श्रेणियां सामान्यतः बैंकों का भी कार्य करती थी, इन्हें जो है अक्षय निधि कहा जाता था। ठीक है, 59 प्रश्न ध्यान से देखें। जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी, बताइए। जिस समय महमूद गजनवी ने आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी क्या थी? तो उस समय जो है हिंदू राजवंश की राजधानी जो है आपकी उड़भान थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी क्वेश्चन। जिस समय महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया उस समय हिंदू शाही वंश की राजधानी जो है उड़भान है। चलिए, ही 60 नंबर है। निम्नलिखित कथनों में से कौन जो है नागभट्ट द्वितीय के संदर्भ में लागू नहीं होता है? यह वत्सराज का पुत्र था एवं इसकी माता का नाम जो है सुंदर देवी था, यह तो सही है। उसने जो है 810 ईस्वी में गोविंद तृतीय को पराजित किया था, ये आपका गलत है। ठीक है, नागभट्ट के बारे में। उसके बाद जो है उसका पुत्र रामभद्र जो है गद्दी पर बैठा था, सही बात है। उसने पाल सम्राट धर्मपाल को पराजित किया था, ये भी आपका सही बात है। ठीक है, चलिए। 61 नंबर है। निम्नलिखित में से किसको जो है आर्थिक लागत कहा जाता है? आर्थिक लागत किसको कहा जाता है? तो आर्थिक लागत जो है आपका मौद्रिक लागत को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर। मौद्रिक लागत या आर्थिक लागत लेखांकन लागत से भिन्न है, क्योंकि लेखांकन लागत में केवल प्रत्यक्ष व्यक्ति वह ही सम्मिलित होता है, जबकि आर्थिक लागत या मौद्रिक लागत में इसके अतिरिक्त अव्यक्त लागत या सामान्य लाभ भी जो है सम्मिलित रहता है। इसे हम इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं: आर्थिक एवं मौद्रिक लागत बराबर लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लागत। ठीक है, देखिए क्या होता है। मौद्रिक लागत बराबर आपका लेखांकन लागत प्लस अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। ठीक है, तो आर्थिक लागत किसको कहा जाता है? मौद्रिक लागत को। लेखांकन लागत, अव्यक्त लागत प्लस सामान्य लाभ। ठीक है, ये सब इसमें शामिल होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 62 नंबर। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है। यह कथन किस अर्थशास्त्री का था? मैंने आपको बताया है, यह जो है रिकार्डो का था। ठीक है, ऑप्शन आपका भी दिएगा आपका आइडिया। अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान दिया जाता है, बल्कि लगान इसलिए दिया जाता है कि अनाज का मूल्य ही अधिक है। ठीक है, चलिए। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था थी कैसी? दे ब्रेटन वुड्स व्यवस्था कैसी थी? तो जो है स्वर्ण विनिमय प्रमाण थी। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में। ब्रेटन वुड्स व्यवस्था जो है स्वर्ण विनिमय प्रमाप थी, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें, 64 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताएगा राइट आंसर। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब, बताइए। प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी अब, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 1975 में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका ए दिया गया राइट आंसर 1 जुलाई 1975 को। ठीक है, 1 जुलाई 1975 को घोषित 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जो है भूमिहीन और सीमांत किसानों एवं श्रमिकों को ऋण देने की व्यवस्था के लिए जो है भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य से सरकार ने जो है द रीजनल रूरल बैंक ऑर्डिनेंस 1975 में पारित किया था। ठीक है, चलिए 65 नंबर है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, बताइए। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो हमारी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ऑप्शन जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका लगभग 78% के आसपास जो है पाई जाती है। चलिए 66 66 नंबर। लौटते मानसून के समय जो है आर्द्र पवनें बहती हैं, बताइए। लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें बहती हैं किधर? स्थल से समुद्र की ओर, समुद्र से स्थल की ओर, पठार से मैदान की ओर, घाटी से मैदान की ओर, किधर बहती हैं? तो देखिए यह बहती हैं स्थल से समुद्र की ओर। ठीक है, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवनें जो है स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब लौट रही है ना, तो जो भूमि से सीधा समुद्र की तरफ जा रही है, स्थल से समुद्र की तरफ जा रही है, मतलब खत्म हो रहा है।
चलिए, निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? बताइए। निम्नलिखित में से निम्न में से वायुमंडल की कौन सी परत जो वायुयान उड़ान के लिए आदर्श है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे समताप मंडल। ठीक है, वायुयान मंडल में वायुयान उड़ाने के लिए समताप मंडल जो है सबसे अच्छा रहता है। तो ऑप्शन जो आपका बी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समताप मंडल जो है वायुमंडल की परत है जिसमें वायुयान उड़ान के लिए आदर्श होती है। ठीक है, चलिए। 68 नंबर, भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस नाम से? बताइए। भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जाना जाता है किस नाम से? खाड़ी से, द्वीप से, जल संधि से या भूसंधि से के नाम से? तो जो है जाना जाता है आपका भूसंधि के नाम से। ऑप्शन जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा। ठीक है, भूमि की एक संकरी पट्टी जो बड़े भूखंडों को जोड़ती है उसे जो है भूसंधि के नाम से जाना जाता है। चलिए, 69 नंबर, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? बताइए। संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारों को कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। क्लियर, संघात्मक संविधान की प्रमुख लक्षण आपका लिखित कठोर सर्वोच्च संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका, केंद्र और राज्य की दोहरी सरकारें। ठीक है, ये सभी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका 70, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किससे लिए गए हैं? किसके लिए हैं? ठीक है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो है किसके लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाती है भारतीय नागरिकों के लिए। ऑप्शन जो आपका ए दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक है, एक मिनट। भारतीय नागरिकों के लिए नहीं होगा, एक मिनट देख लेते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत जो है अनुच्छेद 36 से 51 के तहत जो है नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें राज्य सरकारों के लिए निर्देश है। ठीक है, ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य अपनी नीतियों में इन्हें स्थान देगा, यानी कि ये जो है सरकार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन में जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 71 नंबर प्रश्न, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित? बताइए। संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? तो आपका राइट आंसर होगा मंत्रिपरिषद में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो है मंत्रिपरिषद में निहित है। क्लियर, अगला प्रश्न चलिए बताइएगा। राइट आंसर 72 नंबर, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? बताइए। प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? यह पारित किया गया था साथियों आपका वर्ष 1995 में, 55 में। ठीक है, ऑप्शन जो आपका दिया गया इसलिए विकल्प आपका राइट आंसर, संसद द्वारा निर्मित नागरिकता अधिनियम 1955 का अधीन जो है भारतीय नागरिकता अर्जित की जाती है। ठीक है, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा 1955 में जो है पारित किया गया था। 73 नंबर, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन जो है विलुप्त कर दिया गया? बताइए। संपत्ति के मौलिक अधिकार को जो है संविधान के किस संशोधन जो है विलुप्त कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन जो सी दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सभी को मौलिक अधिकार से इसको जो है विधिक अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, विधिक अधिकार। चलिए, 74वां प्रश्न क्या है? राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार जो है किसे? बताइए। राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यसभा को। ठीक है, ऑप्शन जो का ये दिएगा राइट आंसर, अनुच्छेद 249 बंद करता है कि यदि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है तो राज्य सूची के किसी विषय को बाबत संघीय अस्थायी विधान बना सकती है। ठीक है, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का। ठीक है, इसको राज्य सूची के किसी विषय को जो है राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का जो अधिकार है राज्यसभा को। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन 75 में ध्यान से देखेंगे बताएंगे। भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर जो है पुनर्गठन कब किया गया? बताइए। भारत में राज्यों के भाषा का पुनर्गठन कब किया गया? तो यह किया गया था साथियों वर्ष 1955 में। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद। अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट, क्लास अच्छी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे
बाकी अगर आप सभी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप सबसे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।